जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में फिर से हम मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है उसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। हम इसे माता के समान मानते हैं, मध्य प्रदेश में मां नर्मदा कहते हैं। इसके अगर अदर नाम को देखें दोस्तों तो रेवा भी कहा जाता है, नमोदास भी कहा जाता है, इसे मेकल सुता भी कहा जाता है। इसके अलावा हम इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसको? नर्मदा को, जिसे जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है। देश में गंगा और नर्मदा दो ही ऐसी नदियां जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों नर्मदा की हम उद्गम की बात करें दोस्तों तो अमरकंटक से उद्गम होता है और ये एक भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम, याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट बहती और अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी में बहती हुई कितनी दूरी कवर करती थी? याद रखेंगे, लगभग 1312 किलोमीटर फ्लो करती है, जिसमें से 1077 किलोमीटर जो है नर्मदा का वो मध्य प्रदेश में फ्लो होता है। बाकी आप इसको दूसरे राज्यों में देखते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखें इसके बारे में दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा पे आपको अनूपपुर में कपिलधारा जलप्रपात वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा भेड़ाघाट जो है दुग्धधारा जलप्रपात वो इसी पे देखने को मिलता है। आगे जाएंगे महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात हो, दर्दी मानधार जो है वो खंडवा में। ये सभी इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो है वो भी नर्मदा नदी पर ही है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, गोमटगिरी जैन के तीर्थ स्थल ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, गोमटगिरी इंदौर में है। जो दिगंबर जैन समाज है दोस्तों उससे संबंधित तीर्थ स्थल है जो इंदौर में आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी मध्य प्रदेश में? तो याद रखिएगा 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई थी, जो वन संबंधी व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक जिम्मेदार संस्था के तौर पर देखने को मिलता है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? उत्तर है दोस्तों एडवोकेट जनरल। इसको आप महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इसको आप महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं और इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 165 के तहत देखते हैं। मतलब ये पद एक संवैधानिक पद है जो संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत आपको दिया गया है और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये भी याद रखिएगा कि जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य सरकार का वकील कहलाता है। याद रखिएगा, राज्य सरकार का वकील, और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा वकील जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। इसी प्रकार की अगर हम पोस्ट देखें दोस्तों तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 76 जो है वो महान्यायवादी की बात करता है। महान्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं भारत का, ये जो पद है ये भारत सरकार के वकील का पद है। मतलब भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर होती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होता है मध्य प्रदेश सरकार जो मुख्यमंत्री उनके परामर्श पर होती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखें दोस्तों तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत का जिला कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश का एक नगरीकृत क्षेत्र माना जाता है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपको कम देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि जो महाधिवक्ता की हम लोगों ने बात की, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में महाधिवक्ता का नाम पूछ लिया जाता है तो आपको भी वो याद होना चाहिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता की तो पहले जो महाधिवक्ता थे दोस्तों वो श्री एम अधिकारी थे। श्री एम अधिकारी जो रहे वो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता रहे जो 1956 के आसपास रहे थे। और वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों तो पुष्पेंद्र कौरव जो है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान महाधिवक्ता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं महान्यायवादी की बात करूं तो याद रखिएगा भारत में महान्यायवादी जो है वो आर वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी भारत में महान्यायवादी के पद पर हैं। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 के बाद 6, कहता है कि भिलाई इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो 1955 में स्थापित होता है, लेकिन अगर हम इसमें उत्पादन की बात करें तो लगभग 1959 तक जाते जाते उत्पादन प्रारंभ होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भिलाई कारखाना जो है वो कहाँ है तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ में है।
कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में स्थापित किया गया था। उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो लगभग 1959 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एक क्वेश्चन और जो ज्यादा पूछा जाता है भिलाई के संबंध में, तो याद रखिएगा वो कि भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई को ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो गंज बासोदा को दोस्तों सर्वाधिक गर्म जिले के तौर पर देखा गया, क्षेत्र के तौर पर। ये गंज बासोदा कौन से क्षेत्र में आता है? तो विदिशा जिला लगता है, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान ये क्या है, बहुत पहले की बात है। वर्तमान में अगर देखें तो खजुराहो जो है, खजुराहो और खरगोन क्षेत्र में अगर आप नजर डालें तो यहां पर आपको 47 डिग्री सेल्सियस तक पिछले साल में तापमान देखने को मिला है। तो ये गर्म हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दशक का गर्म तापमान जो है सबसे ज्यादा कहाँ? गंज बासोदा में देखा गया था, जो कि वनस्पति घी के लिए भी फेमस जगह है गंज बासोदा। ओके, कौन से जिले में है? विदिशा जिले में है। सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मुरैना जो है वो सरसों के उत्पादन की दृष्टि से अव्वल आता है, लेकिन भिंड मुरैना में सरसों का उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों भिंड मुरैना की ओर, तो मुरैना जो है वो सबसे ज्यादा अपरदन की समस्या से ग्रसित जिला भी है मध्य प्रदेश का, बराबर। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जो जिला है, सबसे उत्तर में कोई जिला मौजूद है तो वो मुरैना ही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। रेप्टाइल पार्क के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पन्ना अभ्यारण्य जो पन्ना में है, ये मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना अभ्यारण्य जो है, इसके अलावा यहाँ पर आपको पन्ना नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। जो पन्ना नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखना है। और पन्ना को दोस्तों 2011 में, याद रखिएगा पन्ना को 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? 3 है। इन 3 जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उनमें पन्ना सबसे नवीनतम है, जो 2011 में स्थापित किया गया। और सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था 1999 में पचमढ़ी स्थापित किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 हैं। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा रहा? तो 1986 के आसपास नीलगिरी को भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। और मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? पचमढ़ी है, अमरकंटक अचानकमार है और पन्ना है। पन्ना मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पन्ना अभ्यारण्य जो है वो रेप्टाइल पार्क के लिए जाना जाता है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो सिवनी को कहा जाता है, यहाँ की कल्चर और उस व्यवस्था को देखते हुए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक जो है उसका नाम है हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वो 1946 में स्थापित किया गया और ये सागर में है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था। दूसरा दोस्तों है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के तौर पर, याद रखिएगा इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय के तौर पर है। और ये दोस्तों कहाँ है? ये अनूपपुर में है। कहाँ है? अनूपपुर में है, और 2007 में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, एक अनूपपुर में और एक सागर में है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ किला स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ किला दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। मंदसौर में कहाँ दोस्तों? तो भानपुरा क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर परमार वंश के समय पे ये 12वीं शताब्दी के आसपास स्थापित किया गया किला है, ध्यान रखना है, मंदसौर में है, भानपुरा में। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है? तो याद रखेंगे अनूपपुर में। अमरकंटक अचानकमार इसको आप कहते हैं, अमरकंटक अचानकमार, जो कि 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो अमरकंटक अचानकमार को 2005 में घोषित किया गया था। अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखेंगे अमरकंटक जो है उसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। इसको आम्रकूट भी कहते थे पहले, और ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये ऋषि भूमियों की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध रहा है, इसे तीर्थराज कहते हैं, ध्यान रखिएगा किसको?
अमरकंटक को, और इसे आम्रकुट भी पहले कहा जाता था। तो दोनों तीनों फैक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सुरमे का उत्पादन किस जिले में होता है? तो जबलपुर में होता है। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बलराम जाखड़ जी 14वें राज्यपाल थे, 14th गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। बलराम जाखड़ जी जो है वो 1980 से 1990 के बीच में लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। याद रखना है, बलराम जाखड़ जी कांग्रेस के नेता रहे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के नेता के रहते हुए ये नरसिम्हा राव जी के समय और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय में कैबिनेट लेवल पे मंत्री भी रहे थे। और बलराम जाखड़ जी जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। और लोकसभा स्पीकर कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के स्पीकर थे। और इनका संबंध दोस्तों पंजाब से है। कहां जन्मे थे ये? पंजाब में जन्मे थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, प्राचीन काल के शैल चित्र, शिलाओं पर जो चित्र बनते हैं उसके लिए बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे कई खनिज है, लेकिन पेट्रोलियम हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बराबर। तो इस दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से बाहरी व्यवस्था पर निर्भर आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पेट्रोल के साक्ष्य देखें तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, असम क्षेत्र हो, महाराष्ट्र, अरब सागर का जो इलाका है, बॉम्बे हाई, वहां पर पेट्रोल आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी है? तो याद रखेंगे, मौसमी। मध्य प्रदेश की नदियां मौसमी नदियां हैं, मतलब जब मध्य प्रदेश में मानसून होता है तो मानसून के समय आपको मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, समस्त नदियों में बाढ़ जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है। लेकिन मानसून के बाद ठंड की बात करें, गर्मी की बात करें, तो मध्य प्रदेश की नदियों में पानी आपको कम दिखता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, केन नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, तो ये मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर बहती हैं, इनमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन बाकी अगर हम मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति की बात करें तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति मौसमी है। जबकि हिमालय की नदियों की बात करें तो वो 12मासी नदियां होती हैं, क्योंकि उन नदियों का जो सोर्स है वो ग्लेशियर होता है दोस्तों। हिमालय से वो नदियां अधिकांशतः निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? भीलसा विदिशा को कहते थे, बिल्कुल सही है। दशपुर मंदसौर को कहते थे, बिल्कुल सही है। गोपांचल ग्वालियर को कहते थे, बिल्कुल सही है। महिष्मती मंडला को नहीं कहते थे, महिष्मती महेश्वर को कहते थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों मध्य प्रदेश में और भारत में? तो कृषि को सुदृढ़ बनाना। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के समय हमारे देश की कंडीशन क्या थी दोस्तों? आजादी के समय हमारे देश की कंडीशन थी कि मध्य प्रदेश में भुखमरी थी, भारत में भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, और अकालों का देश भारत उभरा था। किसके परिणाम स्वरूप? ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप। तो अब हमारे सामने आजादी के बाद टारगेट था कि इस देश में हमको सभी चीजों के लिए व्यवस्था करनी है, लेकिन सभी चीजों की व्यवस्था से पहले हम लोगों को सबसे पहले भोजन की व्यवस्था करनी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक चलती है, इस पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था कि कृषि का विकास बहुत तेजी से करना होगा, खाद्यान्न व्यवस्था पर आप लोगों को ध्यान देना था। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया था। और उसके बाद की योजनाओं में अलग अलग लक्ष्य रखे गए, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, और जैसे जैसे आप आगे की योजनाओं की तरफ पहुंचे तो फिर आपने सभी टारगेट एक साथ करने भी शुरू कर दिए। लेकिन हम देखें तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। मोदी सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को अब बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है, कहां है? तो याद रखिएगा इंदौर में है ये। भोपाल ट्रेडिजी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा एम अरुण सुब्रमण्यम रहे। भोपाल ट्रेडिजी दोस्तों याद रखिएगा जो गैस कांड रहा भोपाल का, वो बहुत फेमस रहा है, बहुत ज्यादा हमारे लिए एक बोल सकते त्रासदी रही है, जिसको हम कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि हमारे
प्रदेश के कई सारे लोगों ने उसमें जान गंवा दी। आंकड़ों के अनुसार 15,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। वो काली रात थी 2-3 दिसंबर की 1984 की, जब यूनियन कार्बाइड कंपनी जो रही, जिसका मालिक एंडरसन था, अमेरिकी व्यक्ति, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और रिसाव के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर तक गैस सब तरफ फैल गई और कई हजार लोग मर गए थे। ठीक है, ऑपरेशन फेथ के माध्यम से राहत कार्य किया गया था, ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंदौर के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा मकरंद देउस्कर जो है वो पुलिस कमिश्नर है इंदौर के। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम आपको 2021 से देखने को मिलता है, कोरोना के बाद से। ध्यान रखिएगा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लगाने की जो व्यवस्था थी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अंततः 2021 में आते आते इसको लागू किया गया। और अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 2 जिले में, इंदौर और भोपाल जो महानगर है, यहीं पर यह सिस्टम शुरू किया गया अभी, और बाद में अन्य जगह पर विस्तृत करने की योजना है। तो हरिनारायण चौधरी जी जो है वो भोपाल में, और मकरंद देउस्कर जो है वो मध्य प्रदेश के पुलिस कमिश्नर है। ये ध्यान रखिएगा 2021 से मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है इंदौर और भोपाल में। अब जिले का जो सबसे ऊंचा पुलिस अधिकारी है दोस्तों वो कमिश्नर होने लगा है हमारे प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये याद रखिएगा कि देश में 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पास किया गया था, और उसके बाद 12 अक्टूबर के आसपास 1993 में ही भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और बाद में इसी अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई, और मध्य प्रदेश ने 1995 में 13 सितंबर को मानवाधिकार आयोग बनाया, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो ध्यान रखेंगे कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी मिलती है। ये राष्ट्रीय उद्यान बनाने की जो कवायद है दोस्तों वो क्रमशः चली है। 1928 के आसपास देखे तो इसको अभ्यारण्य बनाने की कवायद शुरू हुई, और 1930 तक आते आते कान्हा किसली जो है वो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं वन्य जीव अभ्यारण्य बन जाता है। आजाद हुए 1955 में इसको मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और 1974 तक आते आते मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अप्लाई थे। और बाद में यहाँ पर पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए हवाई पट्टी की सुविधा भी दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। डीजल इंजन की बात करें तो इंदौर में है। स्लीपर की बात करें तो बुधनी में है और सीहोर में। और अगर डब्बे की बात करें तो उसका कारखाना कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। तो इसी प्रकार से रेलवे स्प्रिंग कहाँ बनती है? तो रेलवे स्प्रिंग बनती है ग्वालियर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 30 कहता है कि मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? तो 15 अगस्त 1982 से। अगला प्रश्न है, बानमौर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? तो मुरैना में है। मध्य प्रदेश में खादी एवं ग्राम उद्योग संस्था कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखिएगा भोपाल में। ये वो समय था जब 1960-61 के समय खादी एवं ग्राम उद्योग जो बोर्ड है वो स्थापित किया गया था। तो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल में 1960-61 में स्थापित किया गया। इसके लिए एक अलग इंडिपेंडेंट जो विभाग है दोस्तों वो 1990 में स्थापित किया गया था, और इसके लिए जो अधिनियम है वो 1956 में भारत सरकार लेकर आई थी, ताकि स्वदेशी कपड़ा और उद्योग जो है कपड़े का उसको बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? तो झाबुआ। झाबुआ जो है एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का, और झाबुआ में ही मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है कि मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो वो झाबुआ में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 34 कहता है कि मालवा का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो याद रखेंगे मई का महीना मालवा का सबसे गर्म महीना होता है। 35 नंबर का प्रश्न कहता है कि अपनी गायकी से इंदौर घराने की नींव किसने डाली थी? तो
उस्ताद आमिर खान जो थे, जिनका जन्म इंदौर में हुआ था, इन्होंने इंदौर घराने की नींव डाली थी अपनी गायकी से। ठीक है, बंसी कौल किस क्षेत्र के प्रख्यात रहे हैं? तो याद रखिएगा नाट्य मंच। बंसी कौल का संबंध नाट्य मंच से रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखेंगे अशोक कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि मुकेश कुमार जो है उनका संबंध भी किससे रहा है? खंडवा से रहा है। दोनों भाई थे और अशोक कुमार को आप दादा मुनि के नाम से जानते थे। बराबर। आगे देखते हैं, जादूगर आनंद मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जादूगर आनंद का संबंध जबलपुर से है। मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बराबर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इंदौर में, जिसको 1931 में आपने स्थापित किया था। और गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखेंगे भील जनजाति में प्रचलित है, जो मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर मालवा के पश्चिमी क्षेत्र पर दिखाई पड़ती है। विशेष तौर पर झाबुआ, अलीराजपुर, धार जो इलाके हैं यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, भील जनजाति है ना। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? तो ओपन यूनिवर्सिटी राजा भोज भोपाल में है। 1991 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये जबलपुर में है, जो 2009 में स्थापित किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कहाँ है? तो इंदौर में है। चंद्र और सूर्य की आकृति दीवारों पर किस पर्व के दौरान बनाई जाती है? तो याद रखेंगे सुवारा। जो सुवारा पर्व है ना दोस्तों, ये मालवा में चलता है और एक लोक पर्व है मालवा का, जिसमें दीवारों पर पहले तो राक्षस की आकृति बनाई जाती है, और जो राक्षस की आकृति बनाई जाती है उसके ऊपर शिव और पार्वती की आकृति बनाई जाती है, और इसी के साथ सूर्य और चंद्रमा की आकृति भी उकेरी जाती है। और ये लड़कियों का एक प्रसिद्ध त्योहार होता है, उत्सव होता है, जिसमें लड़कियां पूजा करती हैं इसकी और गीत गाती हैं। तो कहाँ चलता है? ये मालवा में चलता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो याद रखिएगा शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जी जो रहे, इनकी रचना है मिट्टी की बारात। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु हुई थी 2002 में। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उन्नाव में हुआ था। उन्नाव में कहाँ? यूपी में। बराबर। और याद रखिएगा मृत्यु जो हुई थी वो उज्जैन में हुई थी इनकी। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि शिव मंगल सिंह सुमन जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले में रहा है, तो उज्जैन से रहा है, जिनको पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला। याद रखिएगा पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा इन्हें जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है मध्य प्रदेश और भारत स्तर पर हम देखें भारत का, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ढिमराई क्या है? तो ढिमराई जो है वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, जो पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। तो एग्जाम में ये चीजें डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 49, पनपठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे शहडोल में है। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कहता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक औसत वर्षा पचमढ़ी में होती है। लगभग 199 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अगर हम पूरे एमपी की औसत वर्षा की बात कर ले तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे ज्यादा पचमढ़ी में। और अगर सबसे कम पूछ ले तो भिंड जो है, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर से भी कम। लेकिन अगर सबसे कम वर्षा वाला संभाग पूछ ले दोस्तों, तो याद रखेंगे चंबल संभाग जो है ये सबसे कम वर्षा वाला संभाग है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर। तो इस प्रकार से आप देखें कि हमने आज भी इन 50 क्वेश्चंस को चर्चा किया है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है इनको नोट भी कर रहे होंगे और व्यवस्थित तरीके से लिखकर याद कर रहे होंगे। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से नए प्रश्नों के साथ, नया डेटा लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।